यहाँ पे हम लोगों को एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एंसेंबल, तीनों टाइप के एंसेंबल्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो हमको आसानी होगी चीजों को समझने में। बेसिकली ये जो है, दिस इज ए एनालिसिस ऑफ रैंडम प्रोसेसेस। रैंडम प्रोसेस माने जहां पर डिटर्मिनिज्म नहीं है, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम रैंडम प्रोसेस कहते हैं। रैंडमली मूविंग पार्टिकल है, रैंडमली मूविंग कोई बॉडी है, जहां कहीं भी लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी होता है, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, वहां पर जो है वी हैव टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, जिसमें से प्रोबेबिलिटी एक है। प्रोबेबिलिटी जो है हमको एक जानकारी देता है अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हम डाइस फेंक रहे हैं या कॉइन उछाल रहे हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट मैकेनिक्स क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, हमें नहीं मालूम। दैट इज व्हाई वी हैव ए टूल ऑफ प्रेडिक्शन कि ये आउटकम हो सकता है। अगर कोई बायसिंग नहीं है, बायसिंग मैंने कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, that favors a particular result, तो जो है हमारे पास एक टूल होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हेड आने के कितने चांसेस है, टेल आने के कितने हैं, 1 से 6 में कुछ आने के कितने हैं। ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है ये हर जगह यूज होता है, खाली स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में नहीं। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत आगे तक है। इवन तुम्हारा जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट समझते हो ना? यस सर। यस सर। शेयर गिरता है उठता है, वो बॉम्बे में एक बहुत बड़ा उसका मार्केट है, दलाल स्ट्रीट, वो नाम है, उसको लेके जो है कुछ और नहीं समझना। तो वहां पे जो है लोग आंख गड़ा के बैठे रहते हैं स्क्रीन पर, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। तो वहां पर भी तो लोग पैसा भी तो लगाते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं, इसीलिए तो ऐसे पागलों की तरह बैठे रहते हैं कि कौन सा शेयर का। यस। उसमें भी प्रेडिक्शंस होते हैं, जो ये ब्रोकर है या जो एक्सपर्ट है उसका, वो भी इस तरह के टूल्स का ही यूज करता है। वो तब बताता है कि इसका जो इस पर्टिकुलर शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, इसकी प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की, तो धड़फड़ा के जो है लोग खरीद लेते हैं। किसका घटने वाला है, क्या हो रहा, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, एंसेंबल के बारे में पढ़ेंगे, एक तुम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होगे, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, पढ़े हो ना? यस सर। अब ये सराउंडिंग यस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, वहां पर भी प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट है। कुछ हो गया बहुत बड़ा कांड, तो उसका असर क्या पड़ेगा उस फाइनेंशियल स्केल पे, एक पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ेगा कि घटेगा, इंडेक्स कहां तक क्या जाएगा। तो ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट्स, इस ब्रांच को बोलते हैं इकोनोफिजिक्स। नया ब्रांच है, बहुत ज्यादा हर जगह नहीं पढ़ाई होती है, उसको बोला जाता है इकोनोफिजिक्स। तो इसमें जो है हम लोगों को ये समझ लेना है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट्स जो है, इसमें कुछ चीजें हैं दैट आर एसेंशियल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंसेंबल थ्योरी। यहाँ पे जो है, सिंस इन रैंडम प्रोसेसेस we have a lack of exact information or lack of determinacy, so we need the statistical tools. Since एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा तुम लोगों को?
यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वी हैव ए लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी, तो हमको जो है यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। सिंस वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म of the particles and their motion, we can only predict or expect some result। हम किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम डिटर्मिनिस्टिकली नहीं कह सकते कि वहां पर जो है यही प्रोसेस होगा या यही आउटकम होगा। ठीक है, we can expect the most possible outcome। हम एक आउटकम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा। हम बता सकते हैं ये होने का चांस इतना है या ये हो सकता है, वी कैन नॉट से यही होगा। ठीक है, तो इसी सिस्टम को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का है, लेकिन खैर हम लोग लेते हैं उसको। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब तुमको जो है वो एक्सेप्ट करना होता है दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है, ठीक है, बेनिफिशियल जो चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, वो तुमको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज द व्हाट एवर इज गोइंग अराउंड यू, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है। ये भी जो है इसमें कोई एग्जैक्टनेस नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति से तुम मिलते हो, उसमें अच्छा खराब बहुत कुछ है, तो तुम वहां पे जो है एक तरह का फेज मैचिंग कराते हो। एक आर्टिकल हमने दिया था किसी को, पता नहीं वो पढ़ा भी है कि नहीं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द गुड फ्रॉम दैट पर्सन और दैट कंसेप्ट। ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल हम पहले बता ले फिर लिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंडीशन लिया जाता है, दैट कंडीशन इज ऑफ ए पर्सन हु इज ड्रंक, नशे में है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो है नशे का ज्ञान दे रहे हैं। ये एक कंडीशन है। क्यों ये कंडीशन है हम लोग देखते हैं। रैंडम वॉक प्रॉब्लम। रैंडम वॉक मतलब कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो चल रहा है कहीं से, उसका जो फोकस है, उसका जो एम है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तुम अपने घर से निकलते हो, तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये जो है उस एक्सपेरिमेंट की तरह है, वेयर यू नो कि हमें इस रिजल्ट पे पहुंचना है। ठीक है, तुम किसी भी तरह से उस रास्ते में उस अपने डेस्टिनेशन पे जाते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको नहीं पता कि हम जो है कहाँ जा रहे, तो वो रैंडमली चलता है। कोई आदमी जब नशे में होता है, उसका दिमाग का ठिकाना नहीं होता है, वो लड़खड़ाते हुए चलता है। वो जो स्टेप्स ले रहा है, स्टेप लेने का मतलब है व्हाट एवर इज डूइंग टू अचीव ए पर्टिकुलर रिजल्ट, दोज स्टेप्स, स्टेप्स ही कहे, आर नॉट फिक्स्ड। उसमें एक रैंडमनेस है, दैट इज व्हाई ये रिजल्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि कोई जो है पर्टिकुलर एक नशा भांग कराया जा रहा। द रैंडम वॉक प्रॉब्लम इन्वॉल्व, एक मिनट रुक जाओ भाई, इन्वॉल्व the random walk problem involves a person who is drunk and is walking. The problem is relevant to the random processes that occur in systems, in the sense that the person is taking steps
the person is taking steps to reach a point. ये पॉइंट क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हम यहाँ पे अभी बता देते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट माने वहां जाके वो शांत हो जाएगा, वहां जाके वो रुक जाएगा। मान लो जो है जो बार है वहां से पी पाके वो अपने घर को जा रहा है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, कई सारे जोक्स बने रहते हैं। लैंप पोस्ट पे आके कॉल बेल बजाता है, गड्ढे में गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये इन द सेंस दैट द पर्सन इज टेकिंग रैंडम स्टेप्स टू रीच ए पॉइंट इन ए to reach a point, एक सेकेंड, reach a point, but his steps are not determined. This situation is similar to the case where there are particles in a gas that are making random motion. Their directions and motions are not fixed. तो इसका जो डायरेक्शन है या इसका जो मोशन है ये फिक्स नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में अगर हमसे कोई ये पूछे कि भैया ये जो है ये अपने घर को पहुंचेगा, ये अपने जो है डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? तो इस तरह की सिचुएशन में जो है व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि वो पहुंचेगा, प्रोबेबिलिटी है वो नहीं पहुंचेगा। हम डेफिनेट नहीं कह सकते क्योंकि उसका चलने का कोई ठीक ठिकाना नहीं। सो दिस इज द सिचुएशन। तो इन दिस केस ऑफ रैंडम स्टेप्स, ये हम लोगों के साथ भी कई बार होता है। मान लो तुम किसी नई जगह पे गए, तुम्हारे पास गूगल मैप ऐप नहीं है, एड्रेस नहीं मिल रहा। हम लोग कभी एक रास्ते जाते हैं, फिर दूसरे रास्ते जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या एक पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचने के लिए, वो फिक्स नहीं है, हमारा रास्ता फिक्स नहीं है। So in this case of random steps, we can only predict, we can only find the chance or probability that he reaches his destination. अब उसका डेस्टिनेशन उसका घर है। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, वो डेस्टिनेशन एक ऐसा स्टेट है जहां पे इक्विलिब्रियम हो, उस पे आएंगे हम। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इसमें। हम यहाँ पे डायग्राम दे रहे हैं। ये जो है कंसेप्ट तुमको, या ये डायग्राम तुमको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में। तो ये जो डायग्राम है ये उस रास्ते को दिखा रहा है जिस पर ये जो है चल रहे हैं पीपा के, ठीक है। वी हैव टेकन द एक्स एक्सिस as the path along which the person is walking in a random way. रैंडम तरीके से वो चल रहा है। सामने एक लैंप पोस्ट है, उसको ओरिजिन माना गया है, ठीक है। वहां से ये जा रहा। अब इसमें हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या है? हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का है कि ये जो है ये एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सपोज दिस इज द लैंप पोस्ट जो कि ओरिजिन है, और ये एक एक स्टेप लेता है चलने में। उसका लेंथ हमें पता है, उसका लेंथ जो है L है। लेकिन ये जो L लेंथ का एक एक स्टेप है, ये स्टेप एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में नहीं। ये लड़खड़ाते हुए एक बार बाएं हो रहे हैं, एक बार दाएं हो रहे हैं,
और ये जो लेफ्ट और राइट ये जा रहे हैं, इन दोनों में भी कोई तालमेल नहीं है, मैंने ये पूरा आउट है, ठीक है, पूरा पूरी इसका सब कुछ रैंडम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि एक बार अगर ये कोई स्टेप लेगा एल लेंथ का, वो या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टोटली रैंडम है, इसको होश ही नहीं है, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। कोई भी पार्टिकल है जो रैंडमली मूव कर रहा है किसी एक गैस के कंटेनर में, अगर हम माइक्रो लेवल में देखें, ये पार्टिकल भी कुछ इसी प्रकार से मूव करता है, टोटली रैंडम मोशन होता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये जो है इस डायरेक्शन में अभी मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में कुछ समय बाद करेगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन ए रैंडम वे। What we know is that the person has started his journey from a fixed position, which is the lamp post, and we consider it as the origin, इसको हम origin मान लेते, ठीक है। Person takes steps which are of length L। लेंथ L का मतलब ये है कि वो एक स्टेप जब लेता है उसका लेंथ जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, L कवर करता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। Since the person is walking randomly, the steps are totally random. The only thing random, this implies he moves to the right or to the left, लेकिन ये कब राइट मूव करेगा कब लेफ्ट मूव करेगा ये भी हमें नहीं मालूम। In this situation we can say that there are probabilities, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट जाने का क्या कंडीशन है, क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिक्स है, ये नहीं मालूम, वो रैंडमली चल रहा है, उसका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है कहाँ जाएगा। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जहां कहीं भी एग्जैक्टनेस नहीं होता है हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। Situation we can say that there are possible probabilities of taking steps either to right or to left. Let the probability of taking a step right is P। P जो है प्रोबेबिलिटी है राइट साइड में एक स्टेप लेने की। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए स्टेप टू द लेफ्ट इज, लेफ्ट में होने का कितना होगा, मान लो ये प्रोबेबिलिटी 1 - P। हाँ 1 - P। अगर हेड आने का चांस 1/2 है तो 1 - 1/2 टेल आने का। यही तो पॉसिबिलिटीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी नो नथिंग एल्स, ठीक है। समझ में आया सिचुएशन क्या है? यस सर। यस सर। अब जो है यहाँ पर एक और कंडीशन है, तुम लोग स्कूल लेवल में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो उसमें आता है कुछ इन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट्स आते हैं ना, पढ़ा है? जाने दो। यस सर। Now the condition is that the probabilities of taking a step
to the right, and the probability of taking a step to the left are independent of each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों रिलेटेड है, इसी को एक्सक्लूसिव कहते हैं। ये एक्सक्लूडेड है, वो तुम उसका राइट स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी, राइट स्टेप और लेफ्ट स्टेप लेने का जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। या इसी स्टैटिस्टिकल में आता है एक टर्म, इसको कहते हैं अनकोरिलेटेड। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल केस होगा, सिंपल केस कुछ इस प्रकार का होगा कि दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी, स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। इन द सिंपलेस्ट सिचुएशन, the probability of taking right and left steps are equal। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो इक्वल है, जितना दाएं जाने का प्रोबेबिलिटी है उतना ही बाएं जाने का। तो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। अब हमको यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं कुछ प्रोसेसेस। अब देखते हैं वो प्रोसेस क्या है। इसी तरह का एक रैंडम सिचुएशन, अब अगर थोड़ा जो है इस नशे की हालत से बाहर आ जाए, हमको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी मिलता है। इट इज ए टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो तुमको शायद एमएससी में पढ़ाया जाएगा। ब्राउनियन मोशन सुना है? ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन इस तरह का एक पाथ बनता है। वो फूल का जो क्या उसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी टर्मिनोलॉजी। उसको पानी के ऊपर रख दो, वो पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको निकाला था, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। सुना है इसके बारे में? यस सर। तो उसका जो पाथ है, जिगजैग मोशन होता है। वहीं पे सबसे पहले हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं जिगजैग, और उसके बाद टूथब्रश में देखते हैं जिगजैग, ब्रिसल्स होते हैं उसके। तो ये जो है इस तरह का कुछ एक पाथ है, टोटली रैंडम। उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन रैंडम। ये 2 डायमेंशन की बात है, ठीक है। अब जो है, अब हमको कैलकुलेशंस करने, क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? अब इसमें हमको ये पता है कि वो एक एक जो स्टेप ले रहा है वो L लेंथ का है, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट डिस्टेंस, उसको हम कैसे माने एक्सप्लेन करें, उस डिस्टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करें? सिंस द पर्सन is walking along the x-axis and is taking steps of length L each, then the distance covered by the person along the x-axis is of the form। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख सकते हैं कि किसी एक इंस्टेंट में ये जो है x = ml, m क्या है हम बता रहे, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हम बता सकते हैं। उसका एक लेंथ, एक स्टेप का लेंथ L है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट अगर कहें, जो कि डायरेक्शन से होता है,
ध्यान देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज है, ये हमें नहीं मालूम, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हमको उसका मैग्नीट्यूड पता है, हमको उसका मैग्नीट्यूड पता है। अब यहाँ पे ये जो m है, m एक इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, पहले लिख लें, m is an integer that can be positive, negative, और जीरो। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का क्या मतलब है, तुमको क्या लगता है क्या होगा, क्या मतलब है इसका? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. the nature of the integer m is related to displacement। अब ध्यान देना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा, डिस्टेंस नहीं लिखा, डिस्टेंस x इक्वल टू ml है। x मान लो m जीरो है, m जीरो होने का क्या मतलब है, x इक्वल टू जीरो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पार्टिकल sir. नहीं चल रहा मुझे पता है। हाँ देखो, x इक्वल मैंने m इक्वल टू जीरो मतलब है x इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू जीरो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ऐसा नहीं है कि वो आदमी चला ही नहीं, हो सकता है वो चला, लेकिन उसका जो, क्योंकि वो रैंडमली चल रहा है, जितना दाहिने गया, जितना आगे गया उतना ही पीछे गया, तो कहाँ आ गया, जहां था वही गया, वही रह गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. अगर पॉजिटिव है मैंने वो जहां से स्टार्ट किया था ओरिजिन से, वो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ा, नेगेटिव है तो पीछे गया, क्योंकि उसका आगा पीछा कुछ ठीक नहीं है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन ये होता है, अब हम जिस थ्योरी पे आना चाहते हैं, या जो हमारा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, वो ये है कि अगर ये व्यक्ति टोटल कुछ स्टेप्स लेता है, तो इसके ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर ये मान लो 100 कदम चलता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर टेकिंग 100 स्टेप्स? क्या ये डिस्प्लेस होगा कि डिस्प्लेस नहीं होगा? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमको आंसर करना है। और यही क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो एंसेंबल में भी आ जाए। नाउ द क्वेश्चन इज if the person has taken a total of n steps, then what is the probability that he has moved from his original position, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज रख रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन by an amount x equal to ml। क्वेश्चन ये है, ये साइंटिफिक, इसमें आके देखिए, ये उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। मान लो तुमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, तुमने 20 रिजल्ट, 20 ऑब्जर्वेशंस लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव obtained a result which is near to the exact result? कितनी प्रोबेबिलिटी है? और इसीलिए हम लोग एरर एनालिसिस भी करते हैं, वहां पर भी रैंडमनेस होता है। हमें नहीं पता है कि हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं। क्यों नहीं हमें पता होता? क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं जो हमको एक अलग डायरेक्शन में ले जाए, गलत इंस्ट्रूमेंट हो। So this is the question that we have to answer, and this is where there is a statistical formulation of the problem। इस सिचुएशन में हम कैसे पता करें? ठीक है,
तो इस सिचुएशन में जो स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह का है, हम लिखेंगे, पहले समझ लो। एंसेंबल भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात है, ये रैंडमली चल रहा है, इसका स्टेप लेंथ हमें पता है। हमसे पूछा गया भाई 1000 स्टेप या 100 स्टेप लेने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये x बराबर ml ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। अब ये एक व्यक्ति से जो कि टोटली रैंडम मोशन कर रहा है, टोटली रैंडमली चल रहा है, इस फ्रॉम वन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन ये बता पाना संभव नहीं है। संभव अगर है भी तो वो जो रिजल्ट है दैट इज नॉट वेरी ऑथेंटिक। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, बोल दिया भैया एक ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट आया, ये मेरा रिजल्ट, देन योर रिजल्ट इज नॉट राइट। हमेशा कहा जाता है कि यू हैव टू टेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब स्टेटिस्टिकल जो एनालिसिस है उसमें क्या करते हैं, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर टू दिस question involves the answer to this question involves the statistical formulation where we take a collection of similar persons moving इन ए रैंडम वे। ये उसी तरह के कई सारे लोग हैं जो एक रैंडम तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उस बार से जो है कई सारे ऐसे महान आत्मा निकले हैं और उसी वो लैंप पोस्ट से चल रहे हैं। उनका एक एक स्टेप का लेंथ हमें पता है और ये जो है एक एक स्टेप में जो है ये कुछ राइट जाते हैं, कुछ लेफ्ट जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है हमारा जो सिचुएशन है क्या हो जाता है, इन दिस सिचुएशन द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू द सिचुएशन वेयर वी ट्राई टू फाइंड आफ्टर टेकिंग n steps what fraction of men will move to the right and what fraction of men will move to the left। तो जहां पर हम पहले प्रोबेबिलिटी p और q एक ही आदमी से निकाल रहे थे, अब हमारे पास इसी तरह के कई सारे लोग हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कितने लोग लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, कितने लोग राइट की ओर जा रहे हैं। दिस इज द सिमिलर फॉर्मलिज्म ऑफ टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमको ये निकाल, हमारा मेन क्वेश्चन है कि n स्टेप्स के बाद x बराबर ml डिस्प्लेसमेंट या x बराबर ml डिस्टेंस कितने का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसी क्वेश्चन का जो दूसरा रूप हो जाता है, माने मेन क्वेश्चन हमारा ये है, देन वी फाइंड, इसके बाद हम लोग निकालते हैं, देन वी फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ men will have moved x equal to ml after taking a total of n steps। n steps के बाद x बराबर ml जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो कितने लोग कवर करेंगे। सो दिस इज नाउ ए स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको जो है 2 और 3 डायमेंशन हम लोग नहीं जाएंगे, 1 डायमेंशन में भी अभी रखेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज ए सिचुएशन दैट, ये तो पियक्कड़ की बात होगी, दिस इज ए सिचुएशन दैट ऑकर्स इन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स।
जिसमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम लोग एग्जांपल इसका देखेंगे। मैग्नेटिज्म पढ़े हो ना तुम लोग पार्ट 2 में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट भी है 3rd ईयर में, हिस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटाइजेशन मतलब समझते हो? हेलो हेलो, अरे भाई मैग्नेटाइजेशन माने समझते हो? हिस्टेरेसिस लॉस का एक्सपेरिमेंट है ना तुम लोगों को? तो बोलता ही नहीं है कोई। Yes, sir. तो मैग्नेटाइजेशन माने समझते हो? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? अगर तुमसे कोई पूछे भैया मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, क्या जवाब दोगे? सर मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस कहलाता है जिसमें कोई भी मटेरियल जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इनहैबिट कर सकता है उसको कुछ सर्टेन कंडीशंस में रखा जाता है जिससे वो प्रॉपर्टीज को अटेन कर सके। सर्टेन मैग्नेटाइजेशन का सिंपल मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो ओरिएंट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अब इनका ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड, ये डिटरमाइन करता है बॉडी किस प्रकार का है। जैसे डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है कि नहीं? 3 तरह के। Yes, sir. डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है फील्ड के उल्टा जो है ओरिएंट होते हैं। पैरामैग्नेटिक में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होते हैं और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फेरोमैग्नेटिक में जो है बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स दे टुगेदर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। तो मेन चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, ये जो डाइपोल्स का ओरिएंटेशन है, हम लोग स्पिन के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट और इसी तरह का होता है। तुम्हें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली एक डाइपोल किधर ओरिएंट करेगा, उल्टा या सीधा। We take a collection of large number of dipoles और हम निकालना देखना चाहते हैं कि कितने डाइपोल्स ऐसे हैं that orient in the direction of field। ये एक एग्जांपल है। उसी तरह के कई एग्जांपल्स से हम एग्जांपल्स तुमको डिस्कस करेंगे। एक डिफ्यूजन भी होता है, लाइट में भी होता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि ये जो फॉर्मेलिज्म है ये हर उस जगह अप्लाई होता है where you have a large number of particles or large number of entities and they are moving, they are executing some random process। random means हम पता नहीं कर सकते वो किस डायरेक्शन में कब जा रहा। तो ये जो फॉर्मेलिज्म है, दिस फॉर्मेलिज्म is the basis of all those processes that involve a large number of particles or entities that move or that execute random motion, or where we cannot have exact information of the motion of individual entities और particles। तो यहां पर ये फॉर्मेलिज्म जो है काम आता है, यहां पर इस फॉर्मेलिज्म की जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है हम लोग इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेशन है जिसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, इसको हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। मैथमेटिकल formulation
the random walk problem in one dimension. वन डायमेंशन में रैंडम वॉक प्रॉब्लम का जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमको समझना है। तो लेट अस सी कि कैसे इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है। यहाँ पे जो है अब हम लोग यही सिचुएशन लेकर के चलते हैं कि सपोज आफ्टर टेकिंग ए टोटल ऑफ n स्टेप्स या आफ्टर रिपीटिंग ए एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा एक पर्टिकुलर रिजल्ट की ओर हम पहुंचना चाहते हैं। तो इसी एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। लेट अस कंसीडर दैट आफ्टर टेकिंग ए टोटल ऑफ n steps the particle is at x equal to ml। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन को पहुंचता है which is x equal to ml after taking n steps। ठीक, तो m जो है यहाँ पर जो इंटीजर है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि ये जीरो भी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। The integer m is such that this is minus n नहीं, इसको हम जो है स्नैप ही देते हैं, इक्वेशन लिखने में भी समय लगेगा। ये जो m इंटीजर है वो कुछ इस प्रकार का है, इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। इसका क्या मतलब समझ रहे हो, क्या हो रहा है ये? सर m जो है -n से +n के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो उतना हम भी समझते हैं भाई। इसका मतलब मतलब पूछने का मतलब है हम कि क्या फिजिकल इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, क्या समझ रहे हो इससे? ये हो सकता है सर कि ये हाँ बोलो भाई। सर राइट सर जो पर्सन है वो n स्टेप पीछे जा सकता है और n स्टेप आगे जा सकता है। हाँ, ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ऑसिलेटिंग पेंडुलम समझते हो ना? यस सर। पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये राइट भी होता है, माने मीन पोजीशन के दोनों ओर होता है कि नहीं? यस सर, दोनों होते हैं। ये दोनों जो डायरेक्शन है, एक मीन पोजीशन के दाहिने एक बाएं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हो? कैसे बताते हो कि ये लेफ्ट में है या राइट में? सर हम एक रैंडम चूज कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव तो इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव होगा। हाँ तो तुम चूज कर लिए भाई, ठीक है। अब तुम्हें दिख तो नहीं रहा है ना, तुमने तो रैंडम, तुम कह रहे हो हमने आर्बिट्ररीली तुमने चूज कर लिया कि भाई ये दाहिना हाथ है या बायां हाथ है। मैथमेटिकली उसको कैसे दिखाओगे कि ये लेफ्ट है या राइट है? उसको हम जिस क्वांटिटी से दिखाते हैं, उसको जिस क्वांटिटी से हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं फेज। यस सर। फेज जो है ये बताता है कि मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो कहां पर है और कैसा है, ये सारा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो कैपिटल N यहाँ पे है, दिस इज सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ऑसिलेटिंग पेंडुलम। अब अपने मीन पोजीशन से ये जो व्यक्ति है या जो रैंडम पार्टिकल है, ये टोटल n स्टेप ऑपोजिट भी जा सकता है, मीन पोजीशन के दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। मैक्सिमम कैपिटल N स्टेप्स जो है ये ले सकता है मीन पोजीशन के दोनों ओर। सो दिस इज सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम। तो ये जो स्मॉल m इंटीजर है, ये या तो मैक्सिमम वैल्यू n होगा, लेफ्ट में जाएगा, माने जो लैंप पोस्ट है उसके दाहिने या बाएं जाएगा, या तो नहीं हिलेगा, बिल्कुल वहीं खड़ा रहेगा, m = 0।
समझ में आया? n Yes, is sir. similar to the amplitude of an oscillating pendulum. Oscillating pendulum. The particle, the person or the random particle can take maximum of n steps in any direction, left or right of the mean position. ठीक है, तो ये या तो -n नेगेटिव होगा, मैक्सिमम जाएगा, या तो N मैक्सिमम जाएगा, या तो 0 होगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। समझ में आया क्या मतलब है इसका? हेलो? Yes, sir. यस सर। अब हमको जो है, अब हमें पता तो है नहीं कि क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। अब हमें एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। अब हमें क्या चाहिए? हम ये नहीं बता सकते हैं कि n स्टेप लेने के बाद वो यहीं पहुंचेगा। वी कैन नॉट से। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट after n steps the particle will be at x equal to ml. ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करना। अब ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करें? एंड दिस इन्वॉल्व्स द स्टेप्स। तो इस प्रोबेबिलिटी को जो है हम PNM से डिनोट करते हैं। Let us denote this probability by, हम इसको PNM से जो है डिनोट करते हैं। ठीक, now we have to calculate this probability. अब ये जो है, अब देखो, अब यहाँ पे स्टेप्स को समझो। ये जो टोटल n स्टेप्स ले रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं ले रहा है। इसका तो ठिकाना ही नहीं है कहाँ जा रहा है। ये राइट को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, करते करते एक n स्टेप्स ले रहा है। ये अपने शुरुआती पोजीशन से एक डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है जो कि x बराबर ml पे है, लेकिन ये लड़खड़ाते हुए जा रहा है। उसका एक रास्ता नहीं है। ठीक है, तो एक कविता तो हम नहीं पढ़ते। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. उनकी एक कविता है मधुशाला। मधुशाला। हाँ, उसमें कहते हैं ना, राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला। ये जो है मधुशाला तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ये मधुपान कर चुके हैं और एक राह नहीं पकड़ रहे हैं, वो दाहिने बाएं करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो टोटल n है, दिस टोटल इज मेड अप ऑफ सम कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स से बना हुआ है। किन कंपोनेंट से बना हुआ है? द टोटल n स्टेप्स, द टोटल n steps are made of the number of steps to the right and to the left. So if n1 is the number of steps to the right and n2 is the number of steps to the left, then the quantity n is made of, तो ये n कैसे बना हुआ है? कैपिटल N इज इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 से ये जो है बना हुआ।